इस बार हमें अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है। इतनी सी बात उन्होंने हमसे बोली थी कि उनको बहुत सम्मानजनक विदाई चाहिए। तो चैम्बर की अगर 23 साल कोई सेवा करे तो सम्मानजनक विदाई क्या होती है। भाई पारस पारस भाई साहब ने ये बोला था कि उनकी एज फैक्टर अब काफ़ी हो गया, या तो वो इस साल चुनाव लड़ेंगे या अगली बार से चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे बिकॉज ऑफ हिज एज। कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के मामले में ग्वालियर पिछड़ गया है। तो अब आगे आपका क्या विजन होगा कि चैम्बर के माध्यम से ऐसी क्या योजनाएं बनाएं कि ग्वालियर में बड़ी इंडस्ट्रीज लग सकें? चैम्बर ही एक माध्यम है जी जो कि एक शासन प्रशासन और व्यापारियों के बीच में रहता है, और वो एक ऐसा तालमेल बैठा करके व्यापारिक हितों में अपना काम कराता है कि अगर कई बार जरूरत पड़ी तो शासन और प्रशासन को भी झुकना पड़ा है। व्हाइट हाउस में एक हमने यूथ विंग का करा था, जिसकी हम दो बार सभाएं भी कर चुके हैं। जी और आपको अचरज होगा गजेंद्र जी की एक बार में हम लोग 300 यूथ को एक साथ इकट्ठा कर पाए। ग्रेट। मीटिंग के बाद सब कुछ सुनना कि ये गलत डिसीजन था और थोपा हुआ डिसीजन था, या कोई कोठी का या शकुनी का, किस तरह का उनके क्या शब्द है मैं उसको बोल भी नहीं पाता। यूनियंस के कारण बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बहुत तकलीफ पहुंची, और अंत में जो ओनर्स होते हैं उनको ये सोचना पड़ता है कि जितना कमाया नहीं जाता उतना खर्च हो जाता है। लॉसेस बेरिंग इंडस्ट्रीज को चलाना बहुत मुश्किल होता है। गार्बेज शुल्क का मैटर चैम्बर के माध्यम से शासन पे भी पहुंच चुका है, और इसका जैसा कि चैम्बर ने बताया था कि हो सकता है कि चैम्बर चुनाव के पहले या चैम्बर चुनाव के बाद इसका कोई ना कोई हल व्यापारिक हितों में आ जाए। स्मार्ट मीटर के बारे में अभी सब लोग स्टडी कर रहे हैं, और वो तुरंत ही इस बारे में सारा कुछ स्टडी करने के बाद चैम्बर के माध्यम से व्यापारियों के हितों में क्या होगा उसके लिए वो बात करेंगे। मेरे ख्याल से स्वर्णिम काल हुआ करता था जबकि शासन प्रशासन चैम्बर की बातें उस समय सुना करता था। आज वो स्वर्णिम काल वापिस आएगा। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव है, बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी जनसंपर्क के लिए मैदान में हैं, और इस बार चुनाव में क्या कुछ अलग है, क्या चुनौतियां होने वाली हैं और किस तरीके से चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों के हित में काम करता है, इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ में हैं ग्वालियर के एक वरिष्ठ व्यापारी प्रशांत गंगवाल जी। प्रशांत जी, द इंग्लिश पोस्ट में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और काफ़ी लंबे समय से, मैं तो कहूँगा कई पीढ़ियों से, ग्वालियर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार आपका रहा है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है, माधवराव महाराज द्वारा प्रथम बसाई गई थी, स्थापित की गई थी, और ऐसा माना जाता है पूरे देश की दूसरी संस्था है ये, पहली बॉम्बे और दूसरी ग्वालियर। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इस बार जो चुनाव है किस तरीके से देखते हैं इस बार के चुनाव को आप? सब अगर आम व्यापारी के लिए देखें तो ये 3 साल बाद जो चुनाव आते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो हैं जी। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हुए जिस कारण से इस बार हमें अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से दो हाउस जो इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होते हैं, वन इज़ व्हाइट हाउस, वन इज़ क्रिएटिव हाउस, दोनों अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारते हैं। और जितने भी आज हमारे व्यापारी हैं, जिससे कि इस साल 3450 मेंबर्स, वो अपना मत का प्रयोग करते हैं और उसमें से बेहतरीन उम्मीदवार को चुनकर लाते हैं, ताकि चैम्बर के माध्यम से 3 साल 3.5 साल का जो उनका टेन्योर होता है उससे वो ग्वालियर के व्यापार, ग्वालियर अंचल के व्यापार की उन्नति देख सके, ग्वालियर के ट्रेड को और आगे ले जा सके। देखिए, काफ़ी बड़ी एक बात बोली आपने कि इस बार अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है। तो क्या वजह रही? क्योंकि जो लड़ रहे हैं वो कुछ और वजह बता रहे हैं, कई और वजह भी निकल के आ रही हैं। आप क्या कहेंगे, क्या कारण है? सब अभी आपसे पूर्व भी मैंने एक चैनल को बताया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जो भी आज व्हाइट हाउस करता है उसकी चयन प्रक्रिया बहुत पारदर्शिता होती है, उसमें कहीं भी कोई झुकाव या किसी के प्रति कोई अपन कहें कि
झुकाव ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम्म, और एक समूह होता है हम लोग का, जो एक कोर कमेटी है, जिसमें कि एक वेरी क्लोज कमेटी होती है जिसमें 7-8 लोग होते हैं जो सीनियर्स होते हैं, और एक होती है जो 70-80 लोगों की कमेटी होती है। जी उनके विचार लेने के बाद ही उम्मीदवार का चयन होता है। जी किसी भी चीज में कहीं भी कोई बात नहीं आई, सिर्फ एक अध्यक्ष पद के लिए इस बार काफी मतभेद आए, क्योंकि 4 उम्मीदवारों ने अपना मन बनाया हुआ था, जिसमें मैं स्वयं भी था। और चारों उम्मीदवारों से जब बात सीनियर्स मेंबर्स ने करी थी, जी तो चारों मेंबरों से उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर आपका सिलेक्शन हाउस करता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो आपको अपनी बात को यहीं पे समाप्त करके आपको हाउस के लिए काम करना पड़ेगा। जो भी उम्मीदवार का चयन होगा जी उसके लिए आपको अपना पूरा समय समर्पित करना पड़ेगा। हम सबने इस बात को स्वीकार करा था, लेकिन भाई प्रवीण ने इसका, जैसा कि मेरे को सीनियर्स ने बताया, उन्होंने इस चीज़ को टालम टलोल करते रहे, और उनके मन में क्या था ना वो भाप पाए ना मैं भाप पाया। और परिणाम ये आया कि उनको किसी बात का ऐसा बुरा लगा कि उन्होंने एक निर्दलीय के तौर पे इस बार चुनाव के मैदान में अध्यक्ष तौर पे आ गए हैं, जो कि हमारी समझ के परे हैं। क्योंकि जिस हाउस ने उनको शुरुआत दिलाई, शुरुआत से आज शिखर तक पहुंचाया, वो व्हाइट हाउस ही था। और व्हाइट हाउस में उनको जितना सम्मान मिला है, जितना उनको साथ दिया है, उसका कोई मोल नहीं है, कोई तोल नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये सब चीज़ों से हम अनभिज्ञ हैं। सिर्फ इतनी सी बात उन्होंने हमसे बोली थी कि उनको बहुत सम्मानजनक विदाई चाहिए। तो चैम्बर की अगर 23 साल कोई सेवा करे तो सम्मानजनक विदाई क्या होती है, इस चीज़ का तो मतलब न मैं समझ सका हूँ। और गजेंद्र भाई से अगर आपको सम्मानजनक विदाई का कोई मतलब हो तो उससे मेरे को भी अवगत करा दें। जी, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि 4 लोगों का मंतव्य था, इच्छा थी, आप भी थे उसमें, लेकिन आपने व्हाइट हाउस या व्यापारियों के हित में पूरा अपने पदाधिकारियों का जो था निर्णय उसको माना और आपने अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि चयन आपके नाम का नहीं हुआ। तो किस तरह से आप अंतर देख रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं 4 थे, तो 4 में से मतलब 2 लोग और रहे जिन्होंने इच्छा जो रखी थी, लेकिन उसके बाद भी वो सहमत हुए कि चलो पारस जैन जी को लड़ने देते हैं। लेकिन इनके मन में ऐसा क्या था, मतलब ये क्यों एक्सेप्टेंस नहीं किया इन्होंने? सब जब लास्ट डे था, जिस समय की अनाउंसमेंट होने ही वाला था, तो ये सब सीनियर्स मेंबर को ऊपर, जूरी को ऊपर भेजा था। हम लोग एक होटल में बैठे थे जहाँ पे बातचीत चल रही थी। 80-85 कोर कमेटी के मेंबर्स थे जी और उनकी जब तक मीटिंग होके आई थी तो हम चारों पदभिलाषियों को बाहर बैठाया हुआ था कि आप चारों एक मत पे आ जाओ। तो भाई भूपेंद्र जैन साहब ने कहा था कि भाई अगर सब लोग एक मत में आते हैं तो मेरा आप लोग के प्रति समर्पण है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप को विड्रॉ कर लूंगा। भाई पारस भाई साहब ने ये बोला था कि उनकी एज फैक्टर अब काफ़ी हो गया, या तो वो इस साल चुनाव लड़ेंगे या अगली बार से चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे बिकॉज ऑफ हिज एज। तो उनका बहुत मन है कि उनके द्वारा अपने उद्योग, अपने खुद के व्यापार में उन्होंने आज कहाँ से कहाँ तक की तरक्की कर ली है। और आज 24 घंटे वो, जैसा कि मुझे ज्ञात है और मैं देखता हूँ कि किसी भी व्यापारी पे कोई समस्या आती है या कोई भी दिक्कत उसको होती है तो सबसे पहले वहाँ पहुंचकर उसका हल निकालते हैं जी। तो उनका ये मन था कि साहब ये आखिरी चुनाव है मेरा, इसके बाद मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा जी। तो उनका बहुत मन था। और प्रवीण भाई साहब ने बस इतना बोला था कि साहब उनको सम्मानजनक विदाई के लिए एक चुनाव और लड़ना है। तो मैंने सबके सामने ये बात करी थी कि आप दोनों ये इस बात पे अगर एक मत हो जाओ, ताकि अपने हाउस में कोई बिखराव नहीं हो, कोई मतभेद नहीं आए और हमारे सीनियर्स को कोई कठिन डिसीजन नहीं लेना पड़े, तो आप लोग एक मत पे आ जाओ तो मैं अपनी भी इच्छाओं को मार करके, अपनी इच्छाओं को दफन करके आप दोनों को समर्थन में मैं तैयार हो जाऊंगा। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य साहब कि हाउस ने, सब कोर कमेटी ने डिसीजन लिया, अनाउंस करा पारस जी का नाम, पारस जी के नाम पे वहाँ पे अच्छी तरीके से सहमति बनी, सबने तालियां बजाकर इस चीज़ को स्वागत भी किया। उस समय भी किसी ने भी ये विरोध नहीं किया, प्रवीण भाई साहब ने भी या किसी ने भी, कि ये डिसीजन गलत हुआ है। और उस मीटिंग के बाद सब कुछ सुनना कि ये गलत डिसीजन था और थोपा हुआ डिसीजन था या कोई
कोठी का या शकुनी का, किस तरह का उनके क्या शब्द है, मैं उसको बोल भी नहीं पाता मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से। तो मेरे को इस सब सोच के परे है साहब। और अब वो चूंकि मन बना ही चुके जी हैं, तो चुनाव है साहब। और पारस जी, मुझे विश्वास है कि उनके साथ भारी समर्थन है। और चूंकि वो नया कैंडिडेट है, बहुत ही जुझारू हैं, और उनकी जो कार्यशैली है, वो किसी भी कार्य को अगर उठाते हैं तो आखिरी अंजाम तक उसको पूरे कार्य करने के बाद ही वो शांत होते हैं। तो जी मुझे तो विश्वास है साहब कि इस बार पारस भाई साहब को बहुत पूर्ण समर्थन मिलेगा। और नया चेहरा है साहब, चैम्बर भी चाहता है कि सामाजिक संस्था है, कोई जी पारिवारिक संस्था नहीं है, यहाँ भी बदलाव होने चाहिए। जी। तो नए को मौका मिलेगा सर। नए को मौका मिलेगा और पारस जैन जी की काफ़ी संभावना बता रहे हैं। साथ में देखिए, प्रशांत गंगवार जी खुद भी इच्छुक थे, लेकिन इन्होंने अपना त्याग दिया, समर्पण किया। और मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में जितने पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि गंगवाल परिवार हमेशा से समाज सेवा और समर्पण के लिए जाना जाता है। 4 पीढ़ियों से तो मतलब मेरे भी पूर्वज हैं, उनका संबंध रहा है इस परिवार से। और किस तरीके से बिल्कुल सरलता सहजता से केवल व्यापारियों के हित में एक अपना समर्पण किया है। अच्छा, ये बताएं सर कि क्या क्या खास काम चैम्बर करता है व्यापारियों के लिए, किस तरीके के जो है समस्याएं आती हैं जिनका समाधान चैम्बर के माध्यम से होता है? सब आज ट्रेड एंड पॉलिसीज में कोई अगर व्यापारियों के लिए कोई विरुद्ध काम आता है, जीएसटी में कोई ऐसे चेंजेस आते हैं, जैसे आज की तारीख में कोई भी दिक्कत आती है, जी और कोई भी लोकल परेशानी, लोकल प्रशासन से कोई ट्रैफिक की व्यवस्था है, आज कोई भी प्रिंसिपल डिसीजंस में दिक्कत आती है, वो एक चैम्बर ही एक माध्यम है जी जो कि एक शासन, प्रशासन और व्यापारियों के बीच में रहता है। और वो एक ऐसा तालमेल बैठा करके व्यापारिक हितों में अपना काम कराता है कि अगर कई बार जरूरत पड़ी तो शासन और प्रशासन को भी झुकना पड़ा है। तो एक चैम्बर में काफ़ी सेमिनार्स का भी आयोजन होता है। चैम्बर्स में आज देखा जाए तो नई नई सोच, कैसे एंटरप्रेन्योर्स नए आ सके, कैसे उनकी इंडस्ट्रियल नई ग्रोथ अपन यहाँ पे ला सके, वो सब भी चैम्बर का काम होता है। जी और पूर्व में भी ये सब काम होते रहे हैं। और जैसा कि मेरी कल ही पारस जी से चर्चा हो रही थी, उनका भी कई विचार है इस बारे में कि ग्वालियर के कैसे ग्रोथ हो और कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे हो, ताकि कि नए एंटरप्रेन्योर्स यहाँ डेवलप हो जी सके, नई जनरेशन्स जो कि अपने ग्वालियर से दूर जा रही है, ग्वालियर के बाहर जा रही है, वो कैसे ग्वालियर में रिटेन हो सके, उसके जी। ऊपर भी उनके कई विचार है। और मेरा तो सोच है कि साहब नई सोच आएगी तो नई तरक्की होगी सर। नई सोच आएगी तो नई तरक्की आएगी, ये बिल्कुल सही विचार है। और जिस तरीके से अभी बताया आपने कि ग्वालियर में ग्रोथ हो इंडस्ट्रीज़ की, खासकर क्योंकि देखिए ये देखा गया है कि एक समय था, क्योंकि आपका भी काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री में नाम है और ग्वालियर काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता था। माधव महाराज ने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज लगाई, मालनपुर बसाया, बामोर बसाया, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में अपन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ के मामले में ग्वालियर पिछड़ गया है। तो अब आगे आपका क्या विज़न होगा कि चैम्बर के माध्यम से ऐसी क्या योजनाएं बनाएं कि ग्वालियर में बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग सकें? बेसिकली गजेंद्र भाई साहब, क्या है कि ग्वालियर एक ऐसा मिड जगह पे है कि यहाँ पे या तो ना तो रॉ मटेरियल का कोई ग्रोथ है, कोई उपज है, ना कि सेल्स का कोई पॉइंट है। आदमी को माल भी बाहर से लाना है, यहाँ पे प्रोडक्शन भी करना है और माल को बाहर ही बेचना है। तो आज की तारीख में ये एडेड कॉस्ट बहुत हो जाती है। आज माधव महाराज को अगर अपन देखें तो सबसे पहले वो बामोर इंडस्ट्रियल एरिया, आज अपना मालनपुर में इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ इंडस्ट्रीज आई थी, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज भी आई थी। और आज अपन देखें तो कैडबरीज, गोदरेज जी और सब वहाँ पे चल रहे हैं। अभी बामोर में नया इस्पात कारखाना जो शक्ति के नाम, शक्ति के नाम से जी चल रहा है, काफ़ी ग्रोथ है। लेकिन अगर अपन नई कोई टेक्नोलॉजीज लाएं तो वो सब यूथ लाता है सब। आज जी अगर हम लोग ओल्ड एज पीपल या मिड एज पीपल हो, जो कि हम अपने व्यापार से ही संतुष्ट है, व्यापार में ही लग कर के अपना अपना घर बार चला रहे हैं, जी आने वाली जो पीढ़ी है उसी को नई खोज लानी पड़ेगी, नई सोच लानी पड़ेगी।
और मेरा मानना है कि उनको ग्वालियर में रुकने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, नई ग्रोथ आनी चाहिए, ताकि कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, नया व्यापार चले, और इन सब से कि वो लोग ग्वालियर में स्टे करें और ग्वालियर में अपने व्यापार को बढ़ाएं, इंडस्ट्रीज को बढ़ाएं और अपने साथ साथ परिवार के साथ रहें। जी ये सबसे बड़ी सोच होनी चीज़। जी बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, जो यूथ है इस समय, यूथ काफ़ी सारा एंटरप्रेन्योर्स कर भी रहा है, नई चीज़ें लगा रहा है, स्टार्टअप्स कर रहा है। तो चैम्बर में अपन देख रहे हैं कि जितने सीनियर और पुराने व्यापारी हैं वो तो वहाँ इतने एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं या हमारे यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए कोई नया विंग बनाने का, जिससे कि उनको भी और इनकरेजमेंट मिले, ऐसा कुछ सब प्लान? अभी अभी हम लोग व्हाइट हाउस में एक हमने यूथ विंग का करा था, जिसकी हम दो बार सभाएं भी कर चुके हैं। जी और आपको अचरज होगा गजेंद्र जी की एक बार में हम लोग 300 यूथ को एक साथ इकट्ठा कर पाए। ग्रेट। एंड उनमें से कई लोग बहुत एक्साइटेड भी है, और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि हम चैम्बर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ट्रेड एंड प्रमोशंस के लिए बहुत हम काम करेंगे। और उन लोगों ने अपने 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 क्षेत्रों में बहुत तरक्की भी करना शुरू कर दी है। यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई 22 साल का है, कोई 28 साल का है, कोई 35 साल का है, जिन्होंने अपने अपने व्यापार में बहुत तरक्की की है। एंड दे आर ऑल एक्साइटेड टू कम एंड जॉइन द हैंड्स विद चैम्बर, बल्कि वो चैम्बर के माध्यम से ही ग्वालियर की तरक्की देखना चाहते हैं और ग्वालियर को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं। तो ये एक व्हाइट हाउस ने बहुत बड़ी शुरुआत कर दी है कि यूथ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको लेकर भी प्लेटफॉर्म दे रहा है, और उनको लेकर काफ़ी सारे इनके सेशंस हो भी चुके हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि इन यूथ के हाथों में ही ग्वालियर के पूरे जो विकास है, खासकर उद्योगों का विकास, उसकी कमान उनके हाथ में हो। अच्छा, एक बात मुझे थोड़ा-सा आप बताएँ कि ऐसे क्या कारण रहे, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से व्यापार में जुड़े हुए हैं, आपने वो सुनहरा काल भी देखा है कि ग्वालियर में इंडस्ट्रीज़ थी काफ़ी सारी, लेकिन बिरला बंद हुए, वहाँ एमपी आयरन बंद हुआ, काफ़ी सारे बंद भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कारण रहे हैं? किस तरीके से कुछ कमी रह गई पॉलिसी में? मैंने आपको अभी बताया सब, बेसिकली सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेल पॉइंट। दूसरा, यहाँ का जो व्यवहार है, जो लेबर ओरिएंटेड काम होता था, जैसे आज जेसी मिल को देखें, तो चूंकि हम लोग तो बच्चे थे जब हम जेसी मिल को जाया करते थे, आज उसका एक अपना पहचान होती थी। जेसी मिल का कपड़ा नाम से बिका करता था। हम लोगों ने तो जेसी मिल की सेवाएं, मेरे परिवार ने आज 50 साल करी थी। वी वर सोल सेलिंग एजेंट्स ऑल्सो। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हुए कि लेबर्स के कारण और यूनियंस के कारण बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बहुत तकलीफ़ पहुंची, और अंत में जो ओनर्स होते हैं उनको ये सोचना पड़ता है कि जितना कमाया नहीं जाता उतना खर्च हो जाता है। लॉसेस बेरिंग इंडस्ट्रीज़ को चलाना बहुत मुश्किल होता है। जी। आज मालनपुर में जितने भी मल्टीनेशनल्स चल रहे हैं, वहाँ पे बहुत सिस्टम से काम होता है। सारे ट्रेड यूनियंस भी अगर वहाँ पे होंगे तो वो सब कुछ रेनोवेट होंगे, सब कुछ रिनाउंड होंगे। तो अगर सिस्टम से काम होगा और सब कुछ अच्छा होगा, तो मेरे ख्याल से ग्रोथ में कहीं भी कोई दिक्कत आती नहीं है सर। ग्रोथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, वापस अपन चैम्बर चुनाव पर आते हैं, तो आपके व्हाइट हाउस के जो भी प्रत्याशी हैं, पारस जैन जी का तो आपने बता ही दिया कि काफ़ी स्ट्रांगली हैं और जीत की संभावना है, और जो प्रत्याशी हैं, चाहे सचिव पद पे हों, कोषाध्यक्ष पे हों, उनकी क्या संभावनाएं लग रही हैं? कौन कौन प्रत्याशी हैं और कितने मजबूत हैं? सब जैन, जो एक हमारे विनोद जैन साहब हैं, ये जैन मार्बल्स के नाम से इनका व्यवसाय है, और ये लोग काफ़ी अच्छा परिवार है जो भोज परिवार के नाम से प्रसिद्ध है। और इन्होंने शुरुआत में, ये लोग गांव से आए थे और आज इस स्टेज पे पहुंच गए कि इन्होंने अपने व्यवसाय को दो दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर ली है। और इनका बहुत मन था कि ये चैम्बर के माध्यम से व्यापारी समूह के साथ जुड़ें और व्यापारियों की सेवा करें। जी। तो ये व्हाइट हाउस के संयुक्त अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। सनी अग्रवाल, जिसको हम सब लोग सुनील अग्रवाल के नाम से जानते हैं, इनका येलो पेजेस नाम से भी डायरी का काम है, और दाल बाजार के प्रसिद्ध व्यापारियों में इनको जाना जाता है। और इनको हम वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे व्हाइट हाउस ने उतारा है। सचिव पद पे दीपक अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने चैम्बर को पिछले 3 सालों में काफ़ी चेंजेस करे हैं, जिन्होंने कि कंप्लीट चैम्बर को डिजिटलाइजेशन कर दिया है। मतलब आज
21 साल के रिकॉर्ड को मात्र 3 साल में उन्होंने टोटल कंप्यूटराइज उस पे ले आए हैं। एंड अगर आप कोई भी रिकॉर्ड 121 साल पुराना भी मांगेंगे तो 1 टिक अवे है, आपको 1 सेकंड के अंदर वो आपके सामने पेश हो जाएगा। उनकी भी नई ख्वाहिश है, उनको अभी ऑटोमेशन के बारे में सोचना है इस साल, और उन्होंने डबल डिजिटलाइजेशन के बारे में इस बार चैम्बर पे लाना चाहते हैं। तो सब विदित है कि साहब दीपक अग्रवाल जी बहुत कर्मठ सदस्य हैं, जो कि 10 to 6 पूरे टाइम चैम्बर में व्यापारियों के लिए उपलब्ध रहते हैं। वो सचिव पद के दावेदार हैं। सह सचिव पद पे दीपक पमनानी जी, जो कि पहले कैट के माध्यम से उन्होंने व्यापारियों की बहुत सेवा करी, बहुत ही एक्टिव है। एक लॉयंस क्लब जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी उन्होंने बहुत काम किया है। सिंध समाज के साथ एक बहुत ही परिचित नाम है। और आज सामूहिक व्यापारी अगर समूह जमूह जगत में देखें तो दीपक पमनानी जी ने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। वो एक संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी हैं, और कोषाध्यक्ष पद के लिए हमारे जो कि इंदरगंज चौराहे पे बाबा जनरल स्टोर के नाम से एक प्रतिष्ठान चलता है, जिसके कि मनोज अग्रवाल जी जिसके संचालक हैं, और जो गालव डेवलपमेंट एसोसिएशन है जो कि पूरे ग्वालियर अंचल को डिपार्टमेंटल स्टोर्स को एक एसोसिएशन चलाती है, उसके वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सब ऑल टुगेदर देखें तो हम 6 कैंडिडेट हमारे व्यापार जगत से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं, जो कि जन जन को जानते हैं और जन जन उनको जानता है। और उन लोगों में बहुत उमंग है, बहुत जोश है कि वो इस चैम्बर के माध्यम से जीतकर व्यापारियों की, व्यापार हित की और व्यापार जगत की सेवाएं दें। अभी इस समय देखें अपन तो ग्वालियर के व्यापारियों के सामने 2-3 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो दो गार्बेज शुल्क का मामला है। आप देखेंगे कि पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, प्रदेश में कहीं भी लागू नहीं, लेकिन ग्वालियर के व्यापारियों पे थोपा गया। और दूसरा जो है वो स्मार्ट मीटर को लेकर भी काफ़ी सारे जो छोटे बड़ी इंडस्ट्रीज लगाए हुए हैं व्यापारी, उनको एक अधिक भार झेलना पड़ रहा है। और तीसरा जो ट्रैफिक है शहर का, ये 3 समस्याएं व्यापारियों को बहुत परेशान कर रही हैं। तो इसको लेके क्या विज़न होगा यदि आपके प्रत्याशी? गार्बेज शुल्क का मैटर चैम्बर के माध्यम से शासन पे भी पहुंच चुका है, और इसका जैसा कि चैम्बर ने बताया था कि हो सकता है कि चैम्बर चुनाव के पहले या चैम्बर चुनाव के बाद इसका कोई ना कोई हल व्यापारिक हितों में आ जाए। स्मार्ट मीटर के बारे में अभी सब लोग स्टडी कर रहे हैं, और वो तुरंत ही इस बारे में सारा कुछ स्टडी करने के बाद चैम्बर के माध्यम से व्यापारियों के हितों में क्या होगा उसके लिए वो बात करेंगे। जैसा मेरी दीपक जी से बात हुई थी और पारस जी से बात हुई थी, ट्रैफिक की व्यवस्था, ट्रैफिक की समस्या सुलझाना एक बहुत बड़ा समस्या हो गई है। पहले मेरे को भी केशरबाग जाने में मात्र 15 मिनट लगते थे, जो आज अपने घर से केशरबाग पहुंचने में 25 मिनट लगते हैं, और हो सके कि 2-3 जगह जाम मिल जाए 30 मिनट भी लग जाते हैं। बिकॉज मैं समझता हूँ कि ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है, दिस कुड बी अ रीज़न। और दूसरा ट्रैफिक का जो ग्वालियर का प्रभारी है, उनको ये देखना चाहिए कि रॉन्ग साइड जो व्हीकल्स आ रहे हैं उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं से उसको लगाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि चैम्बर इलेक्शंस के तुरंत बाद लोकल अथॉरिटीज से बात करके ग्वालियर के ट्रैफिक पे कुछ ना कुछ हल जरूर निकलवाएगा। ट्रैफिक पे हल निकलवाएगा। और स्मार्ट मीटर को लेकर क्या योजना रहेगी आगे? स्मार्ट मीटर के बारे में परसों ही मेरी पारस जी और दीपक जी से बात हो रही थी। इन्होंने कहा है कि जैसे ही चैम्बर के चुनाव खत्म होते हैं, हम उसके लिए लेकर के जो भी बेस्ट डिसीजन इन फेवर ऑफ बिजनेस होगा, बिजनेसमैन्स होगा, हम उसके ऊपर विचार करके उसको अमल कराएंगे। तो व्यापारियों के पक्ष में जो भी बेहतर होगा वो प्रयास किया जाएगा, चाहे बात ट्रैफिक की हो चाहे स्मार्ट मीटर की हो। बिल्कुल एक लास्ट कमेंट में लेना चाहूँगा, क्योंकि लंबे समय से आपका परिवार, क्योंकि 1906 की बनी हुई संस्था है और आप लोग भी ग्वालियर के एक प्रतिष्ठित व्यापार जगत के बड़ा नाम है। कुछ आपके फादर की या आपके ग्रैंडफादर की कोई याद के चैम्बर के माध्यम से, या कोई व्यापारियों के लिए कोई बड़ा कार्य या आपका कुछ मेमोरी हो आपकी? सब जब काका जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे, संयुक्त अध्यक्ष पद भी उन्होंने संभाला है। फिर वो जब डीपी मंडीला साहब अध्यक्ष हुआ करते थे, और काका जी ने, डॉक्टर वीरेंद्र गंगवाल जी ने अध्यक्ष पद भी का कार्यकाल भी बहुत स्वर्णिम रहा है। और उनके समय में राष्ट्रपति और अटल बिहारी वाजपेयी साहब,
सब लोग चैम्बर में आ चुके हैं और कोई भी ऐसी हस्ती नहीं थी, चाहे एनी मिनिस्टर्स जिसको भी अपन चाहते थे जिसके कारण ग्वालियर की तरक्की हो सकती थी, उसको भी माधव महाराज के द्वारा उनके सोर्स से ग्वालियर में उनको लाया जाता था। एंड मेरे ख्याल से स्वर्णिम काल हुआ करता था जबकि शासन प्रशासन चैम्बर की बातें उस समय सुना करता था। आज वो स्वर्णिम काल वापस आएगा और वही काल चल रहा है कि चैम्बर एक दोनों के बीच में एक ब्रिज है सर। आज अगर हमारे को कोई भी पॉलिसीज़ को रिवाइंड कराना है, कोई भी पॉलिसीज़ में चेंजेस कराने या कोई अच्छी सोच ग्वालियर के लिए लाने, तो इट हैज़ टू बी डन थ्रू द पर्टिकुलर मिनिस्टर्स। एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर की एक ऐसी सशक्त संस्था है जो कि पूरे भारतवर्ष में मैं कहूँ तो 1 और 2 में आती है। तो देखिए, एक स्वर्णिम काल था चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जब व्यापारियों के हित में बड़े काम होते थे, और अब दोबारा से वो स्वर्णिम काल आए और व्यापारियों के हित में बड़े काम हो, उद्योगों का विकास हो क्षेत्र में। ये सब विजन के साथ व्हाइट हाउस के प्रत्याशी इस बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में उतरे हुए हैं और सभी प्रत्याशी इस समय जनसंपर्क में लगे हुए हैं। और प्रशांत गंगवाल जी हमारे साथ में हैं, जिनको पूरी अपेक्षा है कि उनके प्रत्याशी जो है वो विजयी होकर आगे आएंगे। तो प्रशांत गंगवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने गंभीर विषय पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो ये पूरी जानकारी, मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे बिंदु भी होंगे जो ग्वालियर के दर्शकों को नहीं मालूम होंगे। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को साझा करें और आगे चैम्बर से संबंधित और बाकी के अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए द इंग्लिश पोस्ट। थैंक यू सो मच।